वेलकम टू एग्रीकल्चर पीडिया। नमस्कार दोस्तों। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की वीडियो की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि कुछ शुरुआती दौर के आपके सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उससे मैं कवर अप कर रही हूँ, जो कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया, जिसमें हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कीमो, ऑटोट्रॉफी, फोटो ऑटोट्रॉफी एंड ग्रोथ। इससे रिलेटेड कुछ मेजर क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस किस फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं और उनका क्या क्या जवाब लिखना है आपको। तो सबसे पहले जब हम एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस की शुरुआत करते हैं तो वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, वी टॉक अबाउट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजीज़ को पैदा करने में, या फिर या तो हार्मफुल या फिर यूजफुल इफ़ेक्ट्स उसके होते हैं। तो उसमें नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड, उसके अलावा आता है समराइज अबाउट वायरॉइड्स। अब देखिए, आपने वायरस के बारे में तो सुन रखा है। वायरस क्या होता है? इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी वायरस एक ऐसी एंटाइटी होती है जिसके अंदर एक प्रोटीनेशियस कोट होता है, कवरिंग होती है या ऑनवलप होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। वो या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, और बहुत सारी बीमारियां वो क्रॉस करता है। इतना तो हम लोग जानते हैं। लेकिन वायरॉइड्स एक नई टर्म है। वायराइड्स क्या होते हैं? वायराइड्स आर द infectious agents that consist only of naked RNA without any protective layer such as the protein coat। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि वायरस के अंदर एक प्रोटीनेशियस कोट आता है या बाहर की कवरिंग होती है। अगर आप उस प्रोटीन की कवरिंग को भी हटा दें और सिर्फ अंदर जो नेकेड आरएनए है, आरएनए क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि प्लांट्स वायरस के अंदर इन्फेक्शियस मटेरियल भी होता है। तो अगर सिर्फ नेकेड आरएनए है और वो एक इन्फेक्शियस एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो उसको हम वायरॉइड कहते हैं। और वायरॉइड्स प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, और इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ रुक जाएगी या बौना हो जाएगा पौधा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा लीव्स में और फ्रूट्स में, यानी उनकी जो शेप है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। स्टेम की नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस मतलब होता है सेल डेथ। नेक्रोसिस में सेल डेथ हो जाती है और सिम्टम्स बहुत अलग अलग आते हैं। कहीं पे आपको जलावा लगेगा या फिर कहीं विल्टिंग आपको दिखाई देगी, रॉटिंग दिखाई देगी। तो और फाइनली डेथ हो जाती है प्लांट की। और ह्यूमंस के अंदर जो अकेली ऐसी डिजीज अभी तक पता है जो कि वायरॉइड की वजह से होती है, वो है हेपेटाइटिस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इसी से रिलेटेड, वो है प्रायॉन। और उससे कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं ये पूछा जा सकता है। तो हमने वायरस समझ लिया कि क्या होता है, हमने वायरॉइड समझ लिया कि क्या होता है, अब हम प्रायॉन की बात करेंगे। देखिए, वायरस में से अगर मैं प्रोटीनेशियस कोट हटा देती हूँ तो वो वायरॉइड बन जाता है। लेकिन अगर मैं अंदर से इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल को हटा देती हूँ और सिर्फ बाहर का प्रोटीनेशियस कोट रखती हूँ, तब हम उसको प्रायॉन कहते हैं। इसका मतलब प्रायॉन मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसमिट कर सकते हैं मिसफोल्डेड शेप को इनटू नॉर्मल वेरिएंट्स ऑफ द सेम प्रोटीन व्हेनेवर दे एंटर द होस्ट। तो होस्ट के अंदर जाने के बाद वो बहुत सारी बीमारियां कॉज कर देते हैं। और ये ट्रांसमिसिबल न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस होती हैं, ह्यूमंस में होती हैं, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स में हो सकती हैं। और कुछ डिजीजेस के मैं नाम आपको बता रही हूँ, वो हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफिलोपैथी, इसको हम BSE भी कहते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं मैड काउ डिजीज। ये कैटल में होती है। और ह्यूमंस में जो बीमारी कॉज करता है प्रायॉन, वो होता है क्रुड्सफेल्ट जैकब डिजीज। और शीप जो भेड़ होती है उसमें स्क्रैपी डिजीज कॉज करता है। और हिरण में या रेंडियर्स में ये क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज, जिसको हम CWD कहते हैं, वो कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों बैक्टीरिया से रिलेटेड, क्योंकि प्रोकैरियोट्स की शुरुआत बैक्टीरिया से होती है।
तो पूछा जा सकता है कि कैटेगराइज बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड फ्लैजुलर अरेंजमेंट। देखिए, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे बता रही हूँ जो लीक से थोड़े सा हट के पूछे जाते हैं। बाकी आपसे पूछा जा सकता है बैक्टीरिया क्या होता है, उसका रोल क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी में, कहाँ पे वो हार्मफुल होता है, कौन से बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, कौन से यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। तो देखिए, जितने बीमारी कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया कौन सा आता है, तो जैसे दही जिससे जमता है लैक्टोबैसिलस, वो एक अच्छा बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है और लेग्यूम्स की रूट नोड्यूल्स में जो गांठें होती हैं उसकी रूट्स में, उसमें रहता है। उसके अलावा बहुत सारी स्पीशीज़ हैं स्यूडोमोनास की, और जो कि पीजीपीआर की तरह एक्ट करते हैं। पीजीपीआर क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज शो करते हैं ऐसे बैक्टीरिया, और ये जैसे कि आपके फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन में वो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, विच इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड फ्लैजुलर अरेंजमेंट। देखिए, दोनों अलग अलग क्लासिफिकेशन है और अलग अलग पे ही बड़े बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उसके छोटे छोटे हिंट्स मैं आपको बताई दे रही हूँ। तो अगर हम शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं तो ये 5 तरीके के होते हैं। और अगर स्फेरिकल है बैक्टीरिया का शेप, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो हम उनको कोकाए कहते हैं। अगर रॉड शेप है, रॉड मतलब डंडी नुमा या छड़ी नुमा शेप है, तो हम उसको बेसिलाई कहते हैं। स्पाइरल है अगर कोई बैक्टीरिया, तो हम उसको स्पाइरेला कहते हैं। और अगर कॉमा शेप, जैसे फुल स्टॉप और कॉमा होती है ना, तो कॉमा शेप का अगर बैक्टीरिया है तो हम उसको विब्रियो कहते हैं। या फिर अगर कॉर्क स्क्रू जैसा है तो हम उसको स्पाइरोकीट्स कहते हैं। अब ये तो हुआ पहला क्लासिफिकेशन। एक फ्लैजुलर अरेंजमेंट के बेसिस पे भी आपका एक और क्लासिफिकेशन होता है। फ्लैजुला क्या होती है? फ्लैजुला एक जैसे अगर आपने हंटर देखा हो तो आगे की जो डंडी के आगे जो एक रस्सी लगी होती है, फ्लैजुला कुछ उसी शेप की होती है और ये लोकोमोशन में हेल्प करती है बैक्टीरिया के। तो अगर एक ही फ्लैजुला है पूरे बैक्टीरिया में तो हम उसको मोनोट्राइकस कहते हैं। अगर दो फ्लैजुला हैं और दोनों अलग अलग छोर पे लगी हुई है, यानी कि एक फ्लैजुला एक एंड पे है, दूसरी फ्लैजुला दूसरे एंड पे है, तो हम उसको एम्फीट्राइकस कहते हैं। अगर एक गुच्छा फ्लैजुला का एक जगह पर है तो हम उसको लोफोट्राइकस कहते हैं। और अगर चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्लैजुला तो हम उसको पेरीट्राइकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो आप मेरा वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, मैंने बहुत सारे फीचर्स उसमें शेयर कर रखे हैं, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो वीडियो। लेकिन अगर मैं समराइज करना चाहूँ या डिफाइन करना चाहूँ कि प्रोकैरियोट्स हम किसे कहते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हु लैक द ट्रू न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और इसमें बहुत सारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी बॉडीज, ये सब कुछ भी नहीं होता है। और प्रोकैरियोट्स की दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स साइंटिस्ट ने बताए हैं। पहला है बैक्टीरिया और दूसरा है आर्किया। देखिए, आर्किया वर्ड आया है, अगर आप रिलेट करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? पुरातत्व विभाग, यानी पुराना, यानी आर्किया बैक्टीरिया से भी पुराने हैं। इसको इस तरह से समझिए आप कि जब इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुआ था तो शुरुआती दौर में जब हम प्राइमोर्डियल सूप की बात करते हैं कि जितने भी समंदर थे वो सब गर्म खौलते हुए सूप जैसे भरे हुए थे, उसके अंदर पहले पहले जो ऑर्गेनिज्म है उनका आविर्भाव हुआ। तो उस वक्त पूरे अर्थ में ऑक्सीजन नहीं थी, तो शुरुआती दौर के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि समंदर में पाए गए थे, दे वर नॉट एबल टू कोप अप विद ऑक्सीजन, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन थी ही नहीं अर्थ पे। तो जितने भी आपके मिथेनोबैसिलस हैं या ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मीथेन में पाए जाते हैं या उनको सर्वाइवल के लिए सल्फर गैस चाहिए होती है, वो सब आर्किया के अंदर आते हैं। और एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है आर्किया का, वो है जो आपके बायोगैस प्लांट्स में जो बैक्टीरिया यूज होते हैं वो आर्कियाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन कैप्सिड। कैप्सिड टर्म मैंने अभी अभी जब आपको वायरस के बारे में समझाया था तो मैंने ये टर्म यूज किया था। तो वायरस की जो कवरिंग होती है, जो एनवलप होता है, उसको हम कैप्सिड कहते हैं। तो बेसिकली कैप्सिड एक प्रोटीन का शेल होता है या एनवलप है या कवरिंग है या बाहरी जो आपका एक आवरण है वायरस का,
उसको हम कहते हैं, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जो कैप्सिड है ये छोटे छोटे सब यूनिट से मिलके बनता है, उनको हम प्रोटोमर्स कहते हैं। और जो मॉर्फोलॉजिकल सब यूनिट्स हैं उनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। यानी कैप्सिड पूरा एनवलप है और वो छोटे छोटे प्रोटोमर्स से मिलके बना है, जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों, व्हाट आर फोटोट्रॉफ्स एंड व्हाट आर कीमोट्रॉफ्स। तो फोटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हैं टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। वहीं पे कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन से एनर्जी को लेते हैं, और उनका जो सोर्स होता है कार्बन का, दैट इज द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये दोनों ही अपना खाना खुद बना सकते हैं। देखिए, अगर न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो दैट इज ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ऑटो जहां पे वर्ड आ गया मतलब स्वयं से, यानी खुद। ट्रॉफ वर्ड आ गया है मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो ऑटोट्रॉफ मतलब हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉफ हुआ मतलब इसका उल्टा, यानी जो खुद का खाना नहीं बना सकते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉफ्स भी दो तरीके के होते हैं। अगर वो एनर्जी सनलाइट से लेते हैं तो हम उनको फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं या फोटोट्रॉफ कहते हैं। वहीं पे अगर वो एनर्जी केमिकल रिएक्शन से लेते हैं तो हम उनको कीमो ऑटोट्रॉफ या फिर कीमोट्रॉफ्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है दोस्तों, समराइज अबाउट प्लाज्मिड एंड एपिसोम्स। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और ये जितने भी टॉपिक्स मैं कवर अप कर रही हूँ, जितने भी मेजर क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, इन सब पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं। आपको मेरी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की प्लेलिस्ट में वो सब मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में, हिंट्स फॉर्म में आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो प्लाज्मिड ऐसा जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है सेल में जो कि रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली ऑफ क्रोमोसोम्स। और ज़्यादातर ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और टिपिकली इट इज़ अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड। और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बैक्टीरिया के लिए फ़ायदेमंद होती हैं या कभी कभी नुकसानदायक भी होती हैं, जैसे कि आर प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड या फिर टीआई प्लाज्मिड। और इनकी डिटेल्स आप वीडियो में ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। वहीं पे एपिसोम्स ऐसे जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं या ऐसे प्लाज्मिड्स को कहते हैं विच कैन रेप्लिकेट इन एसोसिएशन विद द क्रोमोसोम। यानी वो जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए का, जो कि क्रोमोसोम है, उसके साथ वो इंटीग्रेट भी हो सकते हैं। और अगर इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ अलग ही रह रहे हैं, तो हम उसको प्लाज्मिड कहते हैं। और ये एक बेसिक डिफरेंस भी होता है प्लाज्मिड और एपिसोम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। और इसमें मैंने आपको समझाया है व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स फॉर ग्राम स्टेनिंग। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्राम स्टेनिंग होती क्या है। तो ग्राम स्टेनिंग, एक साइंटिस्ट हुए थे ग्राम, उन्होंने दी थी एक स्टेन करने की ये विधि है। और हम क्यों स्टेन करते हैं? क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को देखने की कोशिश करते हैं तो वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, बिकॉज दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन नेचर। तो इन्होंने एक विधि इजाद की जिसमें इन्होंने कहा कि हम स्टेन करेंगे बैक्टीरिया को। अब जब इन्होंने स्टेन किया तो इन्हें समझ में आया कि स्टेनिंग प्रोसेस के बाद भी काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक अलग कलर देते हैं, और एक दूसरा ग्रुप है जो उस कलर के से अलग कलर देता है। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसा स्टेन बना रहा हूँ जिसके बेसिस पे मैं क्लासिफाई भी कर सकता हूँ बैक्टीरिया को। तो इसको हम समझते हैं डिटेल में कि ये क्या होता है। सबसे पहले आप एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड पर आप बैक्टीरियल स्मीयर बनाएंगे। स्मीयर मतलब क्या हुआ, आपने एक ड्रॉपलेट लिया है बैक्टीरिया का और उसको आपने फैला दिया, उसके बाद आपने उसको धूप में सुखा लिया। अब जब ये आपका एयर ड्राइंग हो गया है बैक्टीरियल स्मेयर का आपकी स्लाइड के ऊपर, तो अब आप उसको स्टेन करते हैं क्रिस्टल वायलेट डाई से या फिर जेंशियन वायलेट डाई से, और 30 सेकेंड्स के लिए आप इसको स्टेन कर देते हैं। अब क्रिस्टल वायलेट जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, या जेंशियन वायलेट, इसका कलर वायलेट होता है। वायलेट मतलब हुआ पर्पलिश ब्लू, एक कलर आएगा इसमें। तो जितना भी आपका बैक्टीरिया है वो स्टेन हो जाएगा। स्टेन मतलब दाग लगना, यानी बैक्टीरिया में कलर आ जाएगा। कैसा कलर आएगा? ब्लूइश पर्पल या पर्पलिश ब्लू। अब आप इसको पानी से धो देते हैं।
तो अब जब आपने पानी से धो दिया तो जो एक्स्ट्रा जितना भी था वो सब आपका बह गया। अब आप इसको आयोडीन से स्टेन करते हैं। तो आयोडीन का काम होता है मॉर्डेंट की तरह एक्ट करना। ना व्हाट इज मॉर्डेंट? देखिए, जब भी आपने छपाई के कारखानों में अगर आप जाएंगे तो देर इज वन डाई फिक्सेटिव। डाई फिक्सेटिव मतलब आपने डाई तो कर दिया है, लेकिन अगर अब आपको उसको फिक्स करना है वहां पे जहां पे भी आप उसको डाई को लगा रहे हैं। तो आयोडीन जो होता है ये क्रिस्टल वॉयलेट को बैक्टीरियल स्मीयर के ऊपर फिक्स करने का काम करता है। अब आप जब आयोडीन से स्टेन कर चुके हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं CVI, यानी क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। अब जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे के सारे ब्लूइश पर्पल कलर के नजर आएंगे अगर आप इस वक्त उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। अब इसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं अल्कोहल से। देखिए, जब भी आपके किसी कपड़े पर भी दाग धब्बे लग जाते हैं या ग्रीस का निशान आ जाता है तो आप उसको लॉन्ड्री में देते हैं साफ करने के लिए। तो वहां पे वो लोग पेट्रोल यूज करते हैं। कहीं पे आपका नेल पेंट लग जाता है या वार्निश के दाग लग जाते हैं तो आप उसको डिजोल्व करने के लिए एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एसीटोन है या पेट्रोल है या ईथर है या अल्कोहल है, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी ऑर्गेनिक चीजों को ये अपने आप में डिजोल्व कर लेते हैं। तो अब जब हम इसको अल्कोहल से ट्रीट करते हैं इस अपनी स्लाइड को, कुछ बैक्टीरियाज में से क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन बह के निकल जाता है और कुछ में रिटेन रह जाता है। तो जो रिटेन रख लेते हैं उस स्टेन को, उनको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है उन बैक्टीरिया की जिसमें से वो स्टेन निकल जाता है। अब जब उन बैक्टीरिया को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको बैक्टीरिया दिखाई नहीं देंगे बिकॉज दे आर ट्रांसपेरेंट इन कलर। तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए ग्राम ने इस स्लाइड को अब एक काउंटर स्टेन से स्टेन किया जिसको हम साफ्रनिन कहते हैं, और उसका कलर होता है ऑरेंज या फिर लाइट पिंक। तो अभी आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के या ऑरेंज कलर के नजर आते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ब्लू या पर्पल कलर के नजर आते हैं। अब ये तो हुई आपके स्टेप्स फॉर ग्राम स्टेनिंग। अब ये डिफरेंस आता क्यों है ग्राम स्टेनिंग से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में? तो ये बाद में पता चला कि ग्राम पॉजिटिव सेल्स के अंदर द अमाउंट ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड्स इज वेरी लेस, whereas in gram negative cell the amount of लिपोपॉलीसेकेराइड्स इज वेरी हाई। तो जो सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव की उसमें बहुत सारे लिपिड्स होते हैं, और लिपिड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो जो हम अल्कोहल से उसको ट्रीट करते हैं तो उसमें से जो आपका क्रिस्टल वॉयलेट है वो बह के निकल जाता है और इसीलिए वो डी स्टेन हो जाते हैं। तो आई होप ग्राम स्टेनिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसी पे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं दैट विच स्टेन इज यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग, तो उसका जवाब है क्रिस्टल वॉयलेट या फिर जेंशियन वॉयलेट। एंड विच स्टेन इज यूज्ड एज द काउंटर स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग, तो उसका जवाब है सैफ्रनिन। या ये पूछ सकते हैं कि आयोडीन का क्या फंक्शन है, मॉर्डेंट क्या होता है, अल्कोहल से ही क्यों ट्रीट करते हो, पानी से क्यों नहीं ट्रीट कर देते हो? तो वो उसके जवाब मैं आपको स्टेप्स जब मैं समझा रही थी तो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है या फिर प्रोटोजोआ क्या होता है। तो माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसका मतलब अगर हम बैक्टीरिया की शेप की बात कर रहे थे तो माइकोप्लाज्मा की कोई शेप नहीं होगी बिकॉज इट लैक्स सेल वॉल, और सेल वॉल का काम होता है कि वो एक शेप दे दे। तो इसलिए जो माइकोप्लाज्मा है दे आर शेपलेस इन शेप। तो इसके अलावा इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स सेल वॉल सिंथेसिस को टारगेट करती है। अब इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट बी किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। और जैसे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है तो वो इस पे काम नहीं करेगी, लेकिन वो बैक्टीरिया पे काम करेगी। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है माइकोप्लाज्मा को का, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं या फिर सैप्रोट्रोफिक हो सकते हैं नेचर में। पैरासिटिक क्या होता है कि जब आप कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी लाइव होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है
और सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं कि वो डेड जो मैटर है उससे अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है। इसके अलावा एक और टर्म मैंने आपसे पूछी थी कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, तो ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखिए अभी तक हम जितने भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे दे वर ऑल प्रोकैरियोट्स इन नेचर। इसके अलावा यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होती है और जिनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। तो प्रोटोजोआ आर यूकैरियोटिक इन नेचर, कंफ्यूज मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और लेकिन ये सिंगल सेल्ड होते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है इसका अमीबा या फिर पैरामीशियम। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रोथ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि ग्रोथ क्या होती है, इसका भी मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। या फिर सिग्मोइडल कर्व क्या होता है, तो सिग्मोइडल कर्व का टर्म आया है एस शेप से। तो जब आप ग्रोथ का वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एस शेप का हमेशा ग्रोथ कर्व होता है। यानी सबसे पहले उसमें लैग फेज होगा, फिर लॉग फेज होगा, एंड देन जो आपका स्टेशनरी फेज है वो आ जाता है और फिर बाद में डिक्लाइन फेज हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।